अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं शादी के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, शादी इलेक्शन से पहले करनी है, ये बाद में स्ट्रेटजी बना रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो ये भी सोच रहे हैं कि शादी एक करें या चार, क्योंकि सूबे जो चार हैं उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। आजम बनने से पहले शादी करेंगे, वज़ीर आज़म बनने के बाद। तफसीली और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं और हम एग्जैक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन से पहले हम कब शादी करें, हम क्या एक शादी करें, ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए और ये इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। और बिलावल भुट्टो ने शादी का इरादा कर लिया। इससे पहले भी वो बता चुके हैं कि जो लड़की उनसे शादी करेगी उसे आसफा और बख्तावर को एतमाद में लेना होगा। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता साल और 2016 में शादी से मुताल्लिक क्या कहा था वो भी आपको दिखा देते हैं। जहाँ तक मेरा शादी की बात है, मैं तो बहुत आई एम ओनली 29 ईयर्स ओल्ड, तो इंशाल्लाह ताला मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। बहुत ज़्यादा ऑफर्स है, बहुत ज़्यादा ऑफर्स है और लेकिन मेरे बहनें जो हैं, जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है कि तो ये बहुत बहुत मुश्किल टास्क होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे बहनें लवली लवली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, इतना मोहब्बत करते हैं उनसे, मगर ये मुश्किल होंगे उस औरत के लिए। लेकिन जो औरत कामयाब होता है ना इस टास्क में, फिर उसका मतलब है उसका किस्मत है, मेरा किस्मत है कि हम शादी करते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको खबर दें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर और मरी में जमीन लरज उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज को हिंदूकश था। इससे पहले दोपहर के वक्त कराची में भी ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। आबिद अली से मजीद बात करेंगे। आबिद अली, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, ये जो 2019 का है, ये सबसे तेज जो ज़लज़ला था जिसकी रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत है 5.8 रिकॉर्ड की गई थी, वो महसूस किया गया है। और ये बालाई जो पंजाब है और KPK है, इसके मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शिद्दत महसूस की गई है। और इसका जो मरकज था वो कोई हिंदूकश था, 5.8 इसकी शिद्दत थी, जबकि जेर जमीन इसकी जो गहराई है वो 80 किलोमीटर बताई गई है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर इसकी गहराई होती तो ज्यादा तादाद में इसकी जो शिद्दत है वो महसूस की जाती। लेकिन इससे सुबह जो कराची में भी जलजला की जो शिद्दत थी वो कम थी, लेकिन वहां पे भी जलजला महसूस किया गया है। लेकिन 2019 में जो सबसे तेज जलजला है वो आज ये 5.8 का वो पाकिस्तान में महसूस। ठीक है आबिद, शिद्दत आप भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अब तक क्या इतलात सामने आई है कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान की इतलात तो मौसूल नहीं हुई? जी अभी तक तो किसी भी किस्म की इतलात नहीं आई है कि किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ हो, जानी या किसी भी किस्म का माली नुकसान हुआ हो। अलबत्ता शुक्र है कि काफी सारे लोग उसी वक्त दुआएं पढ़ते हुए बाहर आ गए थे, लेकिन किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं अभी तक हुआ जिसकी कोई इतला पहुंची हो। जी तो यही बताइएगा, जलजला पैमा मरकज, इसके अलावा महकमा मौसमियात क्या कहते हैं आफ्टर शॉक्स के हवाले से? जी इसके आफ्टर शॉक्स देखे जा रहे हैं, लेकिन जो 5.8 शिद्दत का जो जलजला होता है ये मॉडरेट लेवल का जलजला होता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का जलजला आप बता रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जाहिद रफी साहब, डायरेक्टर जलजला पैमा मरकज। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। 5.8 शिद्दत बताई जा रही है, मजीद आप क्या बताएंगे आफ्टर शॉक्स के हवाले से भी और इस जलजले से मुतालिक भी? देखिए, ये जो अर्थक्वेक आया है ये एक बड़ी वर्ल्ड फेमस प्लेस है जिसे हम हिंदू कुश कहते हैं, और यहाँ पे तकरीबन साल में एक दफ़ा जो है वो 5.5 से लेकर 6 के दरमियान जो है एक ऐसा अर्थक्वेक आता है जो पूरे एरिया में उससे शेकिंग हो जाती है। अब इसकी जो गहराई थी वही नॉर्मल एवरेज गहराई है जो 80 से लेकर 100 किलोमीटर के दरमियान जो है यहाँ पे शॉक्स होते हैं। तो बाकी इतना जो क्विक होता है इसमें कोई ऐसे आफ्टर शॉक्स जाहिद साहब, तो आप ये कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, मामूल की ये तमाम तर सूरत हाल थी जो जलजले की सूरत में देखी गई? जी हमारे ख्याल में तो जो मॉनिटरिंग करते हैं जो हमारा मेंटेड है, हम इसको एक अनयूजुअल नहीं लेते। ये मैंने कहा ना, साल में एक दफ़ा जो है ऑलमोस्ट
ये इस लेवल का आ जाता है। ये 3-4 साल में 6 क्रॉस ठीक है। अनयूजुअली मौसमी तब्दीलियों की बहुत ज़्यादा बात की जाती है जाहिद साहब, तो क्या ज़ल्ज़लों के हवाले से भी मौसमी तब्दीलियों का जो खदशा है वो रद्द नहीं किया जा सकता? नहीं, इसका जो है मौसम के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ये तो ज़ेर ज़मीन आपको बताया ना कि 80 और 100 किलोमीटर के बीच में इस एरिया में आते हैं। बाकी ये वेदर जो है वो तो एटमॉस्फेयर में उससे कोई ताल्लुक अनयूजुअल सूरत हाल नहीं थी, आप ये कह रहे हैं। डायरेक्टर ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ जाहिद रफ़ीक साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी दुबई में अपना कारोबार मुफ्त शुरू कर सकेंगे। पाकिस्तानी कारोबारी हजरात से दुबई में किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। दुबई में मौजूद कंपनी से पाकिस्तान के मामला तय पा गए हैं। मुफ्त ऑफिस भी फराहम किया जाएगा। जी हाँ, ना सिर्फ मुफ्त ऑफिस फराहम किया जाएगा, इसमें बल्कि तमाम सहूलियात भी होंगी और 3 माह तक कोई किराया भी इस हवाले से नहीं लिया जाएगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म जुल्फी बुखारी की समा से ये गुफ्तगू हुई है, इसी की अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से अब्बास, मजीद क्या बताते हैं जुल्फी बुखारी? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि जो इमर्जिंग बिजनेसमैन हैं जो दुबई के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उन्होंने किसी वजह से भी माजी में अपना बिजनेस जो है वो ख़त्म किया है दुबई में, एक कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म जुल्फी बुखारी दुबई के दौरे पर मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसके तहत 3 महीने तक असल दुबई में जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए होम या ऑफिस एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। तो वो कंपनी असल में होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस के साथ साथ सेक्रेटरी जो आपका ऑफिस है जिसमें आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा और जो दीगर सहूलियात हैं जिसमें इंटरनेट है, टेलीफोन है, वो उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होगा। और जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ पे बिज़नेस करना चाहता है 3 महीने तक ये तमाम सहूलियात उसके लिए फ्री होंगी। तो ये इमर्जिंग जो बिजनेसमैन है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो पाकिस्तान से बाहर दुबई जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो 3 महीने के लिए बिल्कुल यानी वो रेजिडेंट जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और साथ साथ नए सरमायाकार इससे फायदा उठा सकते हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। पाकिस्तान में महंगाई 4.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता 1 साल में बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, बसों के किराए और अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। मजीद क्या महंगा हुआ है ये जानेंगे साथी एंकर शहरबानो आवान से। पाकिस्तान में डॉलर की कदर क्या बढ़ी, हर चीज की कीमत आसमान से बातें करने लगी। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक महंगाई की शरह 7.19% पहुंच चुकी है, जो अगस्त 2014 के बाद बुलंद तरीन शरह है। इस 1 साल में तकरीबन 4.5 माह पीटीआई की हुकूमत रही, जबकि 2.5 माह निगरान हुकूमत और बाकी 5 माह नून लीग की हुकूमत थी। 1 साल में सबसे ज्यादा गैस की कीमत में 85% तक इजाफा हुआ। सीएनजी 28%, जबकि डीजल 19% महंगा हुआ, जिसके बाद बसों के किराए 50% तक बढ़ गए। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 15% महंगा, मिट्टी का तेल 16% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 साल में चाय की पत्ती की कीमत में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कॉस्मेटिक तकरीबन 13%, तामीराती सामान 12.55, फर्नीचर 10.76, तालीम 10% महंगी हुई। गाड़ियों की कीमत में 14%, जबकि पानी की कीमत में 13% तक इजाफा हुआ है। 1 साल के दौरान दवाओं के निर्ख भी 10 से 31% तक बढ़ गए। गुज़श्ता 1 साल में सोने, चांदी, घरों की कीमत और किरायों में भी इजाफा देखने को मिला है। और इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मुआशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, असल वजह क्या है, क्यों महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है? देखें, बुनियादी वजह जो है हमारी जो रुपए की कदर में गिरावट आई है उसकी वजह से जो है जितनी भी चीज़ें हैं उसमें महंगाई हो रही है। फिर आपको याद होगा कि पिछले साल हुकूमत ने बिजली और गैस के निर्ख भी बढ़ा दिए थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर जो है उसका सारा का सारा जो दबाव है आवाम पे आ रहा है। फिर हुकूमत ने अपना खसारा कम करने के लिए जो है टैक्सेस की शरह भी बढ़ा दी थी, रेगुलेटरी ड्यूटी बहुत सारी चीज़ों पे लगा दी थी, तो वो भी जो है उसका जो है हम देख रहे हैं कि असर अब महंगाई की सूरत में नजर आना शुरू हो गया। मुजम्मिल साहब, जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए गए और जो दीगर फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि महंगाई को आने वाले दिनों में कुछ ब्रेक लग सकता है या
ये महंगाई की जो शरह है इसमें मजीद इजाफा देखा जाएगा? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि महंगाई की शरह अभी मजीद उसमें इजाफा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो स्टेट बैंक ने दिसंबर में रुपए की कदर गिराई थी, उसके असरात अभी आना शुरू हो रहे हैं। और दूसरा ये कि हुकूमत भी जो है टैक्सेस की शरह को जो है ऐसा ऐसा बढ़ा रही है, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो मुल्क में दरामद की जाती हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर रही है, ताकि आम आदमी मकामी चीज़ों का इस्तेमाल करे और बैरूनी चीज़ों को छोड़ तर्क कर दे। लेकिन ये हुकूमत ने पॉलिसी तो बनाई, लेकिन जो मकामी तौर पे जो चीज़ें तैयार हुई, हुकूमत उनको पाबंद नहीं करी कि वो कीमतें नीचे रखें। ठीक है, हुकूमत की पॉलिसीज एक जानिब, लेकिन महंगाई को ब्रेक लगता आप नहीं देख रहे। बेहद शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। घरेलू सारिफीन के गैस के बिल में 20% इजाफा 20,000 तक पहुंच गया है। सारिफीन भड़क उठे, सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास निकालने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर पेट्रोलियम से सवाल हुआ तो बोले महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल दिल जलाने आ जाते हैं। सर्दियों में गैस के बिलों ने सार्फिन के तन बदन में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर बिल शेयर कर करके दुहाइयां देने लगे। पहले चंद 100 रुपए बिल आता था, अब हजारों में आने लगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम ने जल्दी पर मजीद तेल छिड़क दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते। जितने बिल्स हमारे पास आए, कुछ बिल्स और भी हमने कलेक्ट किए, उन सारों को हमने चेक किया कि वाकई उन स्लैब्स में वो लायक करते हैं या नहीं करते, उनकी रीडिंग वाकई ठीक है या नहीं, गैस इस्तेमाल हुई है, वाकई उन्होंने ना उसमें मीटर्स की कोई गलती, सिर्फ गैस का इस्तेमाल बढ़ा है और वो जो हाईएस्ट स्लैब्स थी उसमें आ गए। गुलाम सरवर का कहना था कि जिनके बिल ज्यादा आ रहे हैं वो किस्तों में अदा कर दें। एक बंदा उसका 20,000 बिल आया और वो नहीं दे सकता बेचारा, तो ये उसे मैं रिलीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ कि उसे यार 5 किस्तें कर दें, 4 किस्तें कर दें। वजीर पेट्रोलियम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा तालीम के 53 दफातर में 1 माह से बायोमेट्रिक सिस्टम बंद है। महकमे ने जिला अफसरान से जवाब तलब कर लिया। स्कूल असातिज़ा की ऑनलाइन हाजिरियां क्यों नहीं लग रही, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, बताइएगा ये हाजिरी से बचने का कोई तरीका है या फिर मशीन खराब हो गई है, क्या मालूम हो सका इस बारे में? देखिए जी, इसका तो पता ये तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 3 रोज में महकमे तालीम के डायरेक्टरेट ने रिपोर्ट तलब कर ली है और वजाहत मांगी है कि जो 53 दफातर थे जिनमें मलाकंड, चारसदा, नौशहरा, पेशावर और दीगर जो अजला हैं, उनके जो एजुकेशन ऑफिस के जो ऑनलाइन सिस्टम होता है बायोमेट्रिक, वो बंद थे। तो इसके 2 वजूहत हो सकती है, या फिर ये मशीनें खराब होंगी या फिर जो है उनके जो सिस्टम जानबूझकर ऑफ कर दिए गए। तो ये जानने के लिए महकमे तालीम काफी गुस्से में है और अपने तमाम जो एजुकेशन अफसर है उनसे वजाहत तलब की गई है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई जाए और ये बताया जाए कि क्यों जनवरी के महीने में जो बायोमेट्रिक हाजिरी थी वो उनको मौसूल नहीं हुई। ठीक है, महकमा तालीम ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है मामले की। फयाज अहमद, आपका शुक्रिया। और ऐसे में धीरबाला के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल हक कहते हैं कि पहाड़ी इलाके में इंटरनेट नहीं, जिसकी वजह से 12 में से 2 स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं चल रही। कोशिश है सबको ऑनलाइन रखा जाए। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट धीरापर में बायोमेट्रिक के जो डिवाइसेस है वो तकरीबन 12 डिवाइसेस है। तो उसमें सिर्फ पाचाकले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पाचाकले और खलकोट में उसका नेट का और उसका इशू है, उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे 4GB काम नहीं कर रहा। बाकी तकरीबन सारे ऑनलाइन है और हम रोज़ाना इस बुनियाद पर हमारा जो फोकल पर्सन है तो उनके साथ राबिते में होता है। आगे बढ़ते हैं, साबिक वजीर आजम की बात करते हैं। नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट होंगे। जरूरत पड़ने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ले जाया जाएगा। नवाज शरीफ जेल से अस्पताल पहुंच गए। सर्विसेज अस्पताल के खुसूसी कमरे में जेर इलाज। 3 रुकनी नए मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम की मेडिकल हिस्ट्री मालूम की। इब्तदाई चेकअप जरूरी तफसीलात हासिल करने के बाद किया जाएगा। इससे पहले खुसूसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने अस्पताल मुंतकिली की मंजूरी दी।
नवाज शरीफ को सिक्योरिटी के हिसार में कोट लखपत जेल से निकाला गया। सर्विसेज अस्पताल के बाहर और अंदर भी सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। हुक्काम के मुताबिक अस्पताल में उनके तमाम टेस्ट होंगे और रिपोर्ट्स आने तक वो वहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मुआयने के लिए PIC भी लाया जा सकेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल के निचले हिस्से में खून का बहाव मामूल के मुताबिक नहीं और उन्हें इलाज की फौरी जरूरत है। कायद से इजहार यकजहती के लिए मतवाले सर्विसेज अस्पताल पहुँचे और नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देना वजीर आजम की बड़ी गलती करार दे दिया। कहते इमरान खान क्लियर करें, दोनों जमातें डील कर रही हैं तो कौम को एतमाद में लिया जाए। आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। 23 केसों में मतलूब है शहबाज शरीफ, वो कौम का एहतसाब करेगा जी। इमरान खान ने ये ब्लंडर किया है। आप इमोरल PAC के हेड हैं, अखलाकी जुर्रत है, देन लीव दिस पोस्ट। ये बुज़दिल सियासतदान करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ओसामा बिन लादेन का माल नहीं छोड़ा था। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूँ कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से। कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को एतमाद में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की डील कबूल है जनाब। डील इसी को कहते हैं। आ रही हूँ, जा रही हूँ, अस्पताल पट्टा चढ़ गया। ये तो हॉलीडे पे है, जेलों में है। ये बिलावल साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गुआचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने शेख रशीद की डील वाली बात पर जवाब दे दिया। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। शोक साहब, शेख रशीद साहब ने बड़ा बयान दिया है, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर डील कर रहे हैं तो अवाम को एतमाद में ले, क्या कहेंगे? डील का चांस है सर कुछ? और किसी से डील हो रही है, ना ही ऐसा कोई इरादा है। शाह महमूद कुरैशी ने शेख रशीद के दावे को मुस्तरद कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में डील हो रही है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम और जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, फैसला कुन कुव्वत सिर्फ अवाम की है। न डील थी न डील है, किससे डील करनी है? हमने तो कोई डील नहीं की और न डील का इरादा है। इस वक्त जो शुनीद है वो पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। कल दस्तो गिरेबान से आज शीरो शकर हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या डील है? ये मुकमुका जो हो रहा है ये क्या है? 18वीं तरमीम को अभी किसने छेड़ा? 18वीं तरमीम पे भी कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर जितना वो इस पे वावेला कर रहे हैं। वो अपनी सियासी बका के लिए जवाब तलाश कर रहे हैं। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। कुछ शख्सियात के मफादात को खतरा हो सकता है, मुल्क के आइन को कोई खतरा नहीं है। सिंध की हुकूमत को हमारी तरफ से कोई जलगार नहीं होने वाली। सिंध की हुकूमत को अगर खतरा होगा तो उनके अपने इकदामात से होगा, वहाँ जो लूट मार है उससे होगा। फैसला कुन कुव्वत पाकिस्तान की अवाम है जो अपने वोट के जरिए फैसला करते हैं और फैसला कर चुके हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने सहाफियों से गुफ्तगू की। कहा, आजकल आपकी मुश्किलात ज्यादा हैं, सहाफी हुकूमत गिराने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। और जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनने भी हमें इज्जत बख्शी है। आपको अल्लाह सलामत रखे। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं, इस हुकूमत को गिराने के लिए हम आपके साथ कंधा लगाते हैं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ के इलाज में हुकूमती इंतकाम की बू आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। गालियां देने से मईशत ठीक नहीं होगी। अगर हुकूमत करनी नहीं आती तो कौम से माफी मांगकर बनी गाला जाएं और अल्लाह अल्लाह करें। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। गालियां देने से 5 महीने में मईशत संभल गई है। 5 महीने बाद न्याय साहब आपको होश आई है कि मईशत ठीक नहीं है। नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के ऊपर अगर हुकूमत ने इसके इकदामात से इंतकाम की बू आई तो ये जिम्मेदार होंगे। फिल फॉर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुक्मरानों की जान मैं छोड़ूंगा नहीं। हुकूमत गिराने का हमें कोई शौक नहीं है। इस झूठ के वजन से आपकी हुकूमत खुद ही
अपना जो है वो जमीन बोस हो जाएगी। आपके जेल के ड्रामों से हम डरने वाले नहीं हैं। 63% इजाफा कर दिया हज के कराऊं में। जिन्होंने ख्वाब देखे थे माओ ने, बुजुर्गों ने, उनके ख्वाब आपने चकना शुरू कर दिए। 5 महीने में नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या लेके आए आप? एनआरओ की बात करते थे आप। एनआरओ तो आपने अलीमा खान को दिया है, उसके लिए बाकायदा आप असेंबली में कानून लेके आए। शेख रशीद साहब को अल्लाह ताला हिदायत दे। अगर नहीं चलता पाकिस्तान तो कंटेनर पर जाकर चढ़े, मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाएं, कौम से खिताब करें, माफी मांगे और घर जाकर बनी गाला में अल्लाह अल्लाह करें। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। साद रफीक कहते हैं नैब के पास कोई सबूत नहीं। मजीद जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की छठी पेशी। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने पर मुल्जिमों की मुश्किलात कम हो गयी। नैब ने एहतसाब अदालत से मजीद रिमांड की दरखास्त की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया। पेशी के मौके पर साद रफीक ने दावा किया कि नैब के पास उनके खिलाफ कोई सबूत, अकाउंट या ट्रांजेक्शन नहीं। उन्होंने हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब दूसरों की बातें करते थे, खुद मुगल आजम बनते जा रहे हैं। उन्होंने असेंबली का इजलास ही मुलतवी करवा दिया। कभी सुना है कि मिनी बजट आपने पेश किया है और आपने असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया है? तो ये मिनी बजट पास कराए बगैर आप इसे नाफिज करना चाहते हैं? इससे ज्यादा इलीगैलिटी कोई हो सकती है? मुल्जिमान को 16 फरवरी को दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पर इल्जाम है कि वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान में से हैं, जबकि मुल्जिमान का दावा है कि सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपोजिशन पर बाउंसर्स बरसा दिए। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ का वही हाल है जो जेल में नमाज का होता है। चोर पहले भी इकट्ठे थे और अब भी मुत्तहिद हो गए। हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, इनका हाल वही है जो जेल में होने वाली नमाज का होता है। कातिल अजान दे रहा होता है, डाकू अमामत करा रहा होता है और चोर सारे पीछे नमाजी। ये हमारी अपोजिशन है और अब बड़ा अच्छा हो गया है। हमें पहले पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को अलग-अलग बताना पड़ता था। वैसे ये थे शुरू से ही एक, लेकिन अब ऑफिशियली भी माशाल्लाह एक हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पोलियो से पाक ना हो सका। कबायली इलाके बाजोड़ में साल का पहला केस सामने आ गया। 11 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। 3 माह में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। महकमा इंसदादे पोलियो की गफलत या वालिदैन का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार। बाजौड़ में मोहलिक वायरस का एक और वार। 2019 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। कबायली इलाके की तहसील खार में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इलाके में 3 माह के दौरान सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बाबर बिन अता के मुताबिक गफलत बरतने पर इंसदादे पोलियो के 7 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। बाजावड़ में मसला ये है कि वहाँ पे गटर के पानी में जो है वो बतदरीज वायरस जो है वो नजर आ रहा था काफी अरसे से। अफसरान बाला जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो वजह जिनकी वजह से वायरस जो है वो गटर के पानी से निकल नहीं रहा। बाबर बिन अता ने लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों के गटर के पानी में वायरस का इंकशाफ किया है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 12 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 5 का ताल्लुक बाजौड़ से था। बलूचिस्तान के जिला दकी में 3 जबकि 4 सदा लकी मरवत, खैबर एजेंसी और कराची में एक केस सामने आया था। पोलियो से पाक पाकिस्तान की मंजिल मुश्किल सही नामुमकिन नहीं। रजाकार मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम देते हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने पोलियो मुहिम कामयाब बनाने वाले कारकुनान को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन। कौम के हीरो किसी मुश्किल को खातिर में नहीं लाते। बर्फबारी हो या बारिश, उनके कदम नहीं रुकते। अगली नस्ल को माजूरी से बचाने के लिए दूर दराज इलाकों का सफर अपना फर्ज समझकर अंजाम देते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों ऐसे पोलियो वर्कर्स को इस्लामाबाद बुलाकर शाबाश भी दी थी। 2019 की पहली पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर था। 95% हदफ भी पूरा कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो बाबर अता ने वालिदैन से भी जिम्मेदारी पूरी करने की अपील की थी। जो पोलियो टीम्स हैं इनको वेलकम करें अपने घर में। पोलियो वर्कर्स को लोगों ने इज्जत देना और सही जो उनका जो रुतबा है वो देना शुरू कर दिया, जो वो मेहनत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी साल आप पोलियो का खात्मा कर दें। पोलियो के खिलाफ जंग में कौमी रजाकारों का हौसला तो बुलंद है। अब वालिदैन और बरादरियां भी भरपूर साथ दें तो पोलियो फ्री पाकिस्तान की मंजिल ज्यादा दूर नहीं रहेगी।
फैसलाबाद में गटर के पानी में पोलियो वायरस का इंकशाफ। सीईओ हेल्थ कहते हैं वायरस लाहौर से आया। शाहीन शहजादी उनके साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। शाहीन बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पोलियो का खतरा मंडलाने लगा है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के गटरों के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिस बात की निशानदही करता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको या तो मुकम्मल तौर पर जो पोलियो के कतरे हैं वो नहीं फैलाए गए, या फिर इंसदादे जो मुहिम है पोलियो की वो मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं की गई है। यहाँ पर हमारे साथ सीईओ हेल्थ मौजूद हैं, डॉक्टर मुश्ताक, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में वायरस कन्फर्म हुआ है, उसका लिंक लाहौर से है, यानी जहाँ पे बच्चों की मोबिलिटी है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी 20-25 लोगों की टीम जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा जिसने यहाँ पे ये वायरस शेड किया है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। उसमें हमारी तकरीबन 23 के करीब यूसीज हैं जिनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक मजीद अभी इस हवाले से काम जो है वो जारी है। जो हाई रिस्क यहाँ पे यूसेज हैं उधर भी काम किया जा रहा है और पोलियो की जो सेकंड फेज है उसको भी आगे लाया जाएगा। इसके अलावा जो इस तरह के बच्चे हैं माइग्रेट होकर यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको भी पोलियो के जो खतरे वो पिलाए जाएंगे। जी शाहीन शहजादी, मालूमात फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बलोचिस्तान की बसें मुसाफिरों की बजाय सामान और पेट्रोलियम मसनूआत से भरी जाने लगी हैं। हमसाया ममालिक से सामान का बड़ा हिस्सा मुसाफिर बसों के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल किया जाता है। मजीद जानेंगे कोयटा से जैनुद्दीन की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की बसें स्मगलिंग का अहम जरिया बन गई। तफ्तान, पंजगूर और तुर्बत से बरास्ता सड़क स्मगल किया गया सामान कोयटा पहुंचाया जाता है। समा टीम कोयटा के इलाके सरियाब रोड के गोदाम पहुंची, जहां सरहदी इलाकों से आने वाली बसों से सामान उतारा जा रहा था। कोई भी शख्स यहां मौक़िफ़ देने को तैयार न हुआ। पता नहीं है कि सामान वाली गाड़ी है कि सवारी वाली गाड़ी है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ट्रक में सामान आएगा या इसमें आएगा। कोयटा में छोटे बड़े 5 ऐसे बस अड्डे काम कर रहे हैं जहां दिन रात मुसाफिरों के बजाय सिर्फ सामान ही उतारा जाता है। बलूचिस्तान ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन के सदर नूर अहमद काकड़ ने इल्जाम लगाया है कि 95% स्मगलिंग बसों के जरिए ही होती है। 95% स्मगलिंग का सामान जो है ना वो इन कोचेज़ में जाते हैं। बाकायदा उन्होंने बॉडीज़ में सीटों के नीचे जगह बनाए हुए हैं। अब बसों वालों ने क्या किया कि उसको सवारियों का परवाह नहीं है, डीजल भी वो इसी में ले जाते हैं, पेट्रोल भी इसी में ले जाते हैं। तो हमारा कारोबार यकीनन इन बसों के इन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। ये माफिया इतना ताकतवर है कि ज़ाहिरीन की बसों की आड़ में भी कारोबार जारी रखता है। इन माल बरदार बसों में से बेशतर की सीटें निकाल ली जाती है और फिर ईरान से स्मगल किए गए बिस्किट, शैम्पू, कराकरी, कालीन, डीजल, पेट्रोल और जो चाहे चंद सौ रुपए में मतलूबा मकाम तक पहुंचा दे। कस्टम हुकाम ने हाल ही में रेल के जरिए स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बनाई, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ बड़े माफिया के आगे बहुत छोटी साबित होती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। चमन से भी छोटी गाड़ियों में स्मगलिंग का सामान भेजा जाता है। टैक्सी ड्राइवर्स कहते हैं अखराजात पूरे ना होने की वजह से वो सामान मुंतकिल करते हैं। देखिए सईद अचकजई की रिपोर्ट। ये है बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर चमन, जहां 150 से 200 छोटी गाड़ियों में बड़ा सामान छुपाया जाता है। टायर्स, साइकिलें, घी के डब्बे, स्पेयर पार्ट्स सिर्फ 150 से 200 रुपए लेकर दूसरे शहरों तक पहुंचाए जाते हैं। ये आजकल सवारी तो बहुत कम है, किराया में भी इजाफा नहीं होता है और किराया कम मिलता है। तेल बहुत महंगा है कोयटा पे, पाकिस्तानी तेल, और किराया मुनासिब नहीं होता है, इसीलिए वजह से लोग कुछ टेर वगैरह डालते हैं। 100-200 रुपए किराया मिलता है, इजाफी चार्जर। ड्राइवर इतने बेखौफ हैं, छतों पर भी सामान के सामान लाद कर दूसरे शहर ले जाते हैं। अंजुमन ताजरान को न सिर्फ ये सब ठीक लगता है बल्कि इस गैर कानूनी कारोबार में मजीद रियायत भी चाहते हैं। इधर हमारे और रोजगार के मौके नहीं है और हम इन गाड़ियों के जरिए इन गाड़ियों वालों को 200 रुपये, 300 रुपये वो एक टेर और एक जोड़ी टेर पे इस पे दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से इन गाड़ियों वालों को परेशान किया जाता है। माल बरदार गाड़ियों के बजाय चमन के ताजर वैन्स, टैक्सी और गाड़ियों में सामान बिला रोक टोक मुंतकिल कर रहे हैं। इक्का दुक्का कार्रवाई ही होती है। सईद अचकजई, समा, चमन। बसों के जरिए स्मगलिंग पर अरकान बलोचिस्तान असम्बली मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई कहता है कि चंद रुपयों की खातिर इंसानी जानों से ना खेला जाए, तो कोई इसे रोकने के लिए मौसर कानून साजी का मुतालबा करता है।
बस का मालिक हो या कंपनी, चंद पैसे तो उनको डीजल के हवाले से मिल सकती है, लेकिन इंसानी जान बहुत कीमती है। ये एक बॉर्डर ट्रेड है जिसको अगर प्रॉपर किया जाए, ड्यूटीज़ के हवाले से, जो प्रॉपर कस्टम के हवाले से उसको प्रॉपर किया जाए तो बेहतर है। ये एक वफाकी मसला है और जो कस्टम है वो एक वफाकी महकमा है और वो बॉर्डर से ये किस तरह आ रहा है, तो ये आपका मसला है और आप जो हैं इसको देखें और रोकें। अगर आ जाता है तो ज़ाहिर है फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। जनूबी पंजाब के तीसरे बड़े शहर डेरा गाजी खान में ट्रांसपोर्ट माफिया ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। मरकजी शाहराह पर बसें और वैन खड़े होने के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब के हवाई शहर में ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। डेरा गाजी खान की मरकजी शाहराह पर कायम 10 से ज़ायद गैर कानूनी बस स्टैंड ट्रैफिक जाम का बाइस बनने लगे। वज़ीर आला पंजाब के हैं, उनके अपने शहर के अंदर गैर कानूनी बस स्टैंड कायम किए गए हैं जगह जगह पर, जिनकी वजह से ट्रैफिक जो है वो घंटों बुला के रहती है। लोग कहते हैं मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई न हो सकी। उधर डिप्टी कमिश्नर भी जुबानी जमा खर्च से काम लेने लगे। मीटिंग की है जिसमें DSP, ट्रैफिक और पुलिस और सेक्रेटरी RTA उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं जितने अड्डे, तो वो विदिन 2 और 3 डेज़ उस पर अपनी वर्किंग कंप्लीट करके एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाएगा। शहरियों का कहना है इंतजामिया ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। इस्लामाबाद इंतजामिया से ड्राइवर्स के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कल से रुकी हुई मेट्रो बसें चल पड़ेंगी। शहरियों की जान में जान आ गई। आदिल तिनौली की रिपोर्ट। जिले इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मेट्रो के ड्राइवर दोबारा ड्राइविंग सीट पर आ गए। एक दिन की हड़ताल के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मेट्रो बस सर्विस बहाल। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात में ड्राइवर्स ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। साथ ही कह दिया मंगल तक मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा हड़ताल करेंगे। एक दिन की हड़ताल और टैक्सी के भारी किरायों ने शहरियों को मेट्रो बस सर्विस की अहमियत भी जता दी। कल जब हम मेट्रो पे जाने के लिए आए तो मेट्रो बंद थी, तो फिर हमें प्राइवेट गाड़ी पे जाना पड़ा। आज हम सस्ती सवारी में अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी पे आए हैं। मेट्रो बस ड्राइवर्स ने ड्यूटी का दौरानिया 12 से कम करके 8 घंटे करने और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। ये भी कहते हैं बिला जवाज जुर्मानों का सिलसिला खत्म किया जाए। कैमरामैन अजब गुल के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। रास्ता क्यों नहीं दिया? इस्लामाबाद के पीर वधाई बस स्टॉप के करीब पुलिस एहलकार ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि उसे बगैर किसी वजह के तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसने बगैर वजह मुझे मारा है। हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ये पुलिस वाले गुंडे। हाँ, मेरा शिरार अफरीदा साहब, मैं आपको कह रहा हूँ मंडी मोड़ में, इस्लामाबाद मंडी मोड़ में ये गुंडा करती है, ये आवाम को ऐसे मार रहे हैं। आप तो बहुत दलेर आदमी हैं, आपने तो पूरे छापे मार रहे हैं, लेकिन अभी तक पिंडी की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस अभी तक ठीक नहीं हुई। ये बहुत गंदे लोग हैं। उधर फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की दरख्वास्त देने पर मुलजिमान ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस ने भी दरख्वास्त गुजार को थाने ले जाकर बंद कर दिया। मामला क्या है देखते हैं शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की शिकायत पर नौजवान की पिटाई। मुलजिमान पाइप और डंडों से नौजवान को मारते रहे, कोई मदद को न आया। पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ने के बजाय मुतासरा नौजवान को ही थाने में बंद कर दिया। मुझे लोगों ने वहाँ पे पैसरा के कुछ लोग, उन्होंने मुझे दुकान से उठाया, गुजरा रोड से चंग रोड तक मुझे मारते लेके गए। काफी दुनिया ने वीडियो वगैरह बनाई मेरी, वहाँ से हवाला से लेकर आए, मुझे यहाँ पे बंद करके चले गए। नौजवान थाने में मौजूद, लेकिन SHO साहब मानने को तैयार नहीं। सर, ये भी सुनने में आया कि आपने पहले जो मुलजिम जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ उसको भी गिरफ्तार किया, पिस्टल डाल के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इससे पहले कि इनके कोई खातून है उनके साथ हुआ था, उसके बाद मैंने सुलह भी कर लिया आपस में। वसीम के वालिद ने भी इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बिला वजह बेटे को पकड़ रखा है। उन्होंने फंड के बावजूद साडा बच्चा मुड़ के फड़ लिया सर। उन्होंने कोई पूछा ना दसिया ना, मिन्नतां कर रहे हैं, साडी की सुनते नहीं। समा पर खबर नशर होने के बाद आला अफसरान भी पेंसरा सिटी थाने पहुंच गए। एहलकारों की क्लास लगाई और बेकसूर नौजवान को रिहाई दिलवाई। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद।
वेलकम बैक। बर्फबारी ने बालाई इलाकों में मकामी लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बर्फ में लिपटी वादियां, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। दीर के इलाके कुमराट में बच्चों को नई तफरीह मिल गई। एक दूसरे पर बर्फ की गोलाबारी शुरू कर दी। सड़कों पर फिसलन की वजह से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना है। गलियात में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद का मरी से जमीनी राब्ता अब तक बहाल न हो सका। नवाही इलाकों में रास्तों की बंदिश की वजह से मकामी अफराद महसूर होकर रह गए हैं। मलका कोहसार में हालिया बर्फबारी के बाद मतला साफ हो गया। सर्दी मजीद बढ़ गई और दर्जा हरारत -6 तक पहुंच गया। आजाद कश्मीर में मौसम अबर आलूद है। कहीं धूप तो कहीं बादल छाए हुए हैं। साहिली पट्टी को समुद्री तूफानों से महफूज बनाने का मंसूबा। कराची में सबसे बड़े मैट टावर की तामीर शुरू कर दी गई। मैट टावर दिसंबर 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा। डीजी मेट मोहम्मद रियाज ने मजीद क्या कहा, जानते हैं। तकरीबन जो अभी हमें उसने रिक्वेस्ट किए तो दिसंबर 2020 तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक इसकी पूरा बिल्डिंग के अलावा, बिल्डिंग तो एक सिविल वर्क है लेकिन साथ वो भी जापान मतलब अपने वो भी करवा रहे हैं, और साथ पूरा जो रडार की इंस्टॉलेशन कमिश्निंग की जो प्रोसेस है उसमें सारा जो एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 1580 मिलियन है, 1580 मिलियन, और इसमें जो 1542 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ जापान दे रहा है। हालिया बारिशें और बर्फबारी अल्लाह की खास रहमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की सूरत हाल पर यह ट्वीट सामने आया। लिखा कि बारिशों से ज़ेर ज़मीन पानी, इसकी सतह बुलंद होगी। पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ पिघल कर दरियाओं में आएगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।